गुड मॉर्निंग डियर। आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पढ़ेंगे। तो अभी पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक डायपोल किसको कहते हैं, यह कैसे फॉर्म होता है, कहाँ पे होता है फॉर्म। ये सारी चीज़ों के बाद आपने पढ़ा कि उसमें एक टर्म्स आता है कि उसका स्ट्रेंथ मेजर करता है किससे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे निकलता है ये भी हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या पढ़ा था आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में? इसमें जो होता है इसे P द्वारा डिनोट करते हैं और P इक्वल टू Q इंटू L होता है और इसका डायरेक्शन हमें निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। इसका यूनिट टी होता है। इन सारी चीज़ों के बाद अभी आज हम पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मीन्स दैट विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण से हमें इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? बिल्कुल पता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ा है। अभी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के भी बारे में पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या जानते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकाला जाता है। चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकाला जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, हमें पहले एक डायपोल बनाना है। डायपोल बनाने के बाद उस किसी एक पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। ठीक है, वह पॉइंट कहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 2-3 केस लेकर के स्टडी कर लेंगे कि हम अगर डिफरेंट पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है होने की, उसके बेसिस पे हम उस पॉइंट पे निकाल लेंगे और फाइनलाइज फिर क्या कर देंगे कि हम निकाल लेंगे कि अगर कहीं पॉइंट है, जैसे कभी कभी एक्सिस पे पॉइंट होता है, कभी एक्सिस से परपेंडिकुलर कोई पॉइंट है, कभी ना परपेंडिकुलर है और ना ही एक्सिस पे हो, तब वह पॉइंट किसी अन्य पॉइंट पे अगर वो है तब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ये डिफरेंट केसेस है जहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा आपको समझ में आता जाएगा कि हमें करना क्या है इस चैप्टर में। ठीक है, तो बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है या थोड़ा भी डाउट हो रहा हो कि हम थोड़ा भूल रहे हैं क्या है, तो नोटबुक उल्टा के देखिए, जो कॉपी आप तैयार किए हैं क्लासरूम में उसको उल्टा के पीछे जा कर के देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आपको बताया गया है। मैं थोड़ा सा हिंट अभी फिर से दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि बार बार एक ही चीज़ रिपीट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कई बार पढ़ चुके हैं, गॉस लॉ में भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पढ़े, कूलम्स लॉ के बाद पढ़े, तो डिफरेंट जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ रहे हैं। अगर पोटेंशियल पढ़ेंगे तो पोटेंशियल कई जगह पढ़ेंगे, लेकिन सिचुएशन हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे कि डायपोल बनाए हैं, डायपोल अगर बना है तो उस समय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये स्टडी करना है। फिर कैपेसिटर जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ भी आप पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के अंदर कितना होगा, आप पोटेंशियल वहाँ भी निकालोगे। तो हमारा जो थीम है वह सेम रहने वाला है, बस सिचुएशन अलग होता जाएगा। और इस बात को अगर आप समझ गए तो टॉपिक आपको आसान लगेगा। नहीं तो आपको पता है कि फिजिक्स ऐसे ही बहुत कॉन्सेप्ट वाला सब्जेक्ट होता है, ज़्यादातर लोगों को ये सब्जेक्ट हार्ड लगता है। इसका वजह है कि हमें पीछे की चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होता है, हम आगे की चीज़ पढ़ने लगते हैं।
ऐसा नहीं करना है। पीछे का जो भी चीज़ है उसे आप अप टू डेट रखें। ओके, लेट्स स्टार्ट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले हम आपको इलेक्ट्रिक डायपोल भी बता देते हैं। थोड़ा सा हिंट, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? ये दो चार्ज के सिस्टम के बारे में है। दो चार्ज से मिलके एक सिस्टम बनता है जिसमें एक प्लस क्यू दूसरे में माइनस क्यू चार्ज सेपरेटेड रहता है कुछ दूरी से, और वह दूरी L या 2a लेते हैं, और उस दोनों के सेपरेशन को, उसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप समझ लिए, टॉपिक समझ लिए तो समझिए आपका जो है बहुत सारा चीज़ें आसान हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कैसे निकालते थे? किसी पॉइंट पे किसी चार्ज के कारण से, अगर ये चार्ज हमारा क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, इसके पॉइंट पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के कारण से इससे आगे जाता था और वो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर होता था। के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, तो के इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर होता था। क्या आपको ये पता है? बिल्कुल आपको पता होगा कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसीलिए अगर निगेटिव के कारण से भी, अगर हम निगेटिव के कारण से यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका ये प्लस क्यू के कारण से है, और ये अगर निगेटिव के कारण से लिखेंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके निगेटिव की तरफ आता है। प्लस के कारण से दूर भागता है और माइनस के कारण से इसके पास आता है। तो माइनस क्यू है तो क्या हो जाएगा? इसकी तरफ ही आएगा, उसका भी वैल्यू क्यू बाय आर हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अलग हो गया। क्यों? क्योंकि यह वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इसमें माइनस क्यू या इसमें प्लस क्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्शन हम यहाँ पे यूज कर लिए, ये इधर गया तो ये इधर गया। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर ये स्केलर क्वांटिटी होता तो ऐसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। जब भी स्केलर क्वांटिटी होता है तो फॉर्मूला में प्रॉपर साइन के साथ हम चार्ज को लिखते हैं, ठीक है। इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। ये बहुत छोटी छोटी बात हैं, लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये कब प्लस हो गया कब माइनस हो गया। नहीं, सदिश अगर है तो आपको प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं करना है, डायरेक्शन देखना है कि कौन किधर जा रहा है। अगर अदिश है तो आपको साइन के साथ लिखना है, ठीक है। तो ये बेसिक बातें होता है, ठीक है। आइए हम जो है और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हम जानेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण से विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे। कुछ बातें तो आपको पता होगा कि हमें ये कई सिचुएशन में पूछता है। सबसे पहला केस जो है, हम सबसे पहले जो लेते हैं वह इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के कारण से ही पढ़ेंगे, लेकिन डायपोल के एक्सिस पे वो पॉइंट होगा। पॉइंट कहाँ होगा? उसके एक्सिस पे होगा। electric field at a point on the axial line of electric dipole। इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल अक्ष पर स्थित कोई पॉइंट है और उस पे हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र निकालना है। कभी इसको ये भी बोलते हैं कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसी को यहाँ पे और तीव्रता भी लिखते हैं, तीव्रता, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। तीव्रता भी पूछेगा तो यही चीज निकलेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलिए या विद्युत क्षेत्र केवल बोलिए, एक ही बात होता है, ठीक है। इंटेंसिटी बोलते हैं इंग्लिश में। आइए अब हमारा पहला पॉइंट क्या है कि विद्युत क्षेत्र के अक्ष पर स्थित एक बिंदु पे, तो डायपोल का अक्ष कौन सा होगा, इस बात को समझना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए अक्ष पे बोला है तो इसका मतलब है पहले हम डायपोल बनाएंगे। यही हमारा डायपोल है। डायपोल में एक चार्ज प्लस क्यू होता है, एक चार्ज माइनस क्यू पहला ले लेते हैं, दूसरा प्लस क्यू चार्ज लेते हैं। दो चार्ज होता है, माइनस क्यू प्लस क्यू, दो चार्ज हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एक पे प्लस है दूसरे पे माइनस, तो अपोजिट नेचर भी हो गया। और ये कुछ दूरी से अलग है, ये कुछ दूरी से अलग है। इस दूरी को हम कितना ले लेते हैं? इस दूरी को हम 2a ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं?
ये दूरी हमारा 2a है। तो आपको पता होगा। हाँ, अब हम इस 2a को बता रहे हैं कि ये 2a क्यों लिए हैं। आप देखिए, अगर ये तो हमारा अक्ष हो जाएगा, यही इसी लाइन पे, अगर इस लाइन पे अगर हम इस लाइन पे बढ़ते चलेंगे तो ये लाइन जो है हमारा क्या होगा, इस लाइन पे अगर हम कहीं बढ़ते जाएंगे ऐसे, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा अक्ष कहलाएगा। इसी को एक्सियल लाइन बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन। ठीक है, अक्ष है ये हमारा। ये जो है इसके परपेंडिकुलर जो होगा उसको निरक्ष बोलते हैं। आगे हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, अभी उसको रहने दीजिए। अभी -q और +q के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को अच्छे से समझते जाना है। एक बार समझ गए, कुछ ज़्यादा है नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आपको पता है और डायपोल का अलग से कॉन्सेप्ट पता है, तो दोनों को जब मिला करके आप पढ़ेंगे तो बड़ा इजी वे में यह प्रूव्ड हो जाएगा। अभी जो टर्म्स आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब जो भी टर्म आएगा वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के टर्म में आएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अभी तक हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रिक डायपोल किसको कहते थे। ये इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। इसमें 2a डिस्टेंस क्यों लिए हुए हैं, अब देखिए इसका वजह क्या है कि अगर हम यहाँ से पॉइंट लें, किसी जगह पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोल दिए कि ये हमारा ए पॉइंट है। यही पॉइंट है जहाँ हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ए पॉइंट है, ये अक्ष पे। पहले जो टाइटल आप रखे हैं, जो टॉपिक का नाम दिए हैं, उससे रिलेट कीजिए इस फिगर को कि कह रहा है कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल के अक्ष पे कोई पॉइंट है। तो हमने कोई, इस अक्ष पे कहीं भी पॉइंट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके पास है, इसके पास है। साथ में डायपोल में ये भी कुछ निश्चित नहीं है कि मैंने पहले +q लें, बाद में +q लें और पहले -q लें, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मन है कि इसको +q लेना है तो आप ले सकते हैं कि पहले +q ले लिए, बाद में -q लीजिए। तो भी देखिए डिफरेंस क्या आएगा, मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूँ अभी, थोड़ा देर आप वेट कीजिए। अभी आपको पता है कि ये +q है और ये -q है। अगर मेरा मन रहता, ठीक है, ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा, अभी मुझ पे डिपेंड कर रहा है कि मेरा मन है कि -q पहले लेने का, तो -q पहले ले लिए। अगर आपका मन है कि नहीं हम +q लेंगे, तो आप +q लेके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तरीका चेंज नहीं होगा कैलकुलेट करने का, बस चेंज क्या हो जाएगा, रिजल्ट में चेंजिंग आएगा कुछ। ठीक है, इसके डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन अलग होगा। ये आगे हम लोग इस बात पे फोकस करेंगे, लेकिन अभी आप समझिए कि हमें 2a क्यों लेना पड़ा है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस डायपोल से इस ए बिंदु की दूरी बताइए, तो आप क्या बताइएगा। ठीक है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब आप पढ़ने जाएंगे, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब जाएंगे पढ़ने के लिए, तो कभी कभी क्या होता है कि इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले वो सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ाते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से आता है तब जाकर के इसके जो डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल होते हैं वो सॉल्व होते हैं। बट मैं अभी वैसा कुछ करने वाला नहीं हूँ, सेंटर ऑफ मास आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन आप इस चीज़ को भली-भांति समझ सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास पढ़ना क्यों ज़रूरी है इससे पहले। ठीक है, नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हमारा 12th क्लास जो है ईज़िली वे में निकल जाएगा और ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर मैं बात करूँ इस पेन का, ठीक है, मैं बोलूं इस पेन को इस तरह से रख दिया और मैं पूछूं आपसे कि ये जो पेन अभी इस जगह रखा है, यह ए पॉइंट से कितने दूर पे है, ये मार्कर जो है पॉइंट ए से कितने दूर पे है, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, कोई बोलेगा कि हम सर कहाँ से मेजर करें, इस पॉइंट से मेजर करें कि यहाँ से 20 से मेजर करें कि इस इंड से मेजर करें। आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि मेजरमेंट कहाँ से लें, इस मार्कर की दूरी हम कहाँ से मापें। अगर यही मार्कर ऐसे लग रखा रहता परपेंडिकुलर, तो आप इजी वे में बोल देते कि यहाँ से ये इतनी दूरी पे है।
लेकिन जब ये ऐसे रखा हुआ है तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि ये वाला इंड लें कि ये वाला लें कि कौन सा पॉइंट लें। अगर कोई ये लेता है तो क्वेश्चन उठता है भाई आप इससे क्यों नहीं लिए। ठीक है, तो बात यहाँ पे ये है कि हमें इसके लिए ही सेंटर ऑफ मास की ज़रूरत होती है। मतलब सारा मास कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। अभी देखिए, अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं चाहूँ कि इसको इस हम इस तरह से रखना चाह रहे हैं, देखिए ये कहीं एक ऐसा पॉइंट मिलेगा कि ये इस तरह से रह गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम में ये अभी रह गया है। इसका मतलब है कि अभी जो सारा मास इसका है एक पॉइंट पे लाई कर रहा है, इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि इसका मिड में क्या होता है, सेंटर ऑफ मास लाई करता है। इसीलिए अब इसके मिड से हम क्या करेंगे, इस पूरे डायपोल का मास कहाँ लाई करेगा, तो सेंटर में लाई करेगा। तो सेंटर में जब ये लाई करेगा तो हम दूरी कहाँ से इस पॉइंट का मेजर करेंगे, इस पॉइंट का दूरी जो है हम इसी सेंटर से मेजर करेंगे। ये हमारा मिड पॉइंट है, ये क्या है, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु है। ठीक है, ये हमारा मध्य बिंदु है। और जब मध्य बिंदु की बात आती, अगर हम 2l माने होते तो ये दूरी हमारा l/2 हो जाता, ये l/2 हो जाता, कैलकुलेशन में डिफिकल्टी जाती। अब अभी अगर हमने पूरा डिस्टेंस 2a माना है और ये चूंकि स्मॉल डिस्टेंस भी होता है, इसीलिए मल्टीप्लाई करके लिखना थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और हमें मेजरमेंट में भी आसानी होगी, ये भी वजह है एक। तो ये हम 2a जब लिखते हैं तो ये हमारा a हो जाता है, ये भी a हो जाता है, कैलकुलेशन में आसानी होगी। अगर आपका मन है, ठीक है, बहुत लोग जिद्दी होते हैं ना, कुछ लोगों का मन होता है कि नहीं आप जो माने हैं वो तो हम मानेंगे ही नहीं, तो वो आप l/2 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, रिजल्ट वही आएगा, ठीक है। या a मानिएगा तो उससे भी a/2 से भी कैलकुलेट हो जाएगा, मानने पे मत जाइए, लेकिन आप वैसा चीज मानिए कि आसानी हो, ठीक है, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक, तो आप 2a को क्या मान लिए हैं, a मान लिए हैं। ये चूंकि हाफ हो गया तो ये a हो गया, ये भी a हो गया। मैंने आपको क्या बोला कि अब इस मिड पॉइंट से इस डायपोल की दूरी होगी, तो इस दूरी को हम यहाँ से यहाँ तक को हम क्या ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये r ले लिए। क्या ले लिए, ये r दूरी ले लिए। ये हमारा a पॉइंट जो है, अब इसी पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डायपोल निकालना है। आप बताइए, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके कारण से होगा, ये प्लस क्यू के कारण से भी होगा और माइनस क्यू के कारण से होगा। और याद कीजिए अलोंग द लाइन ही होता है, कूलम्ब्स लॉ भी आपको याद रखना है, ठीक है। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बताए थे, तो प्लस क्यू के कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस ए पॉइंट पे, और माइनस क्यू के कारण से भी होगा, ठीक है, क्योंकि दो चार्ज है तो दोनों के कारण से यहाँ पे दोनों का इफेक्ट आएगा। एक बात और क्लियर आपको ऐसे भी विजुलाइज हो रहा होगा, क्योंकि प्लस क्यू इसके ज्यादा नजदीक है, ठीक है, ए के ज्यादा पास प्लस क्यू है, इसका मतलब है कि प्लस का इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा और माइनस क्यू ज्यादा दूर है तो इसका इफेक्ट कम पड़ेगा। इसीलिए आपको अगर यहाँ माइनस रख दीजिएगा, आप देखिए ये प्लस क्यू इसके पास रखे हैं तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है प्लस क्यू पास होने का मतलब है कि यहाँ पॉजिटिव का इफेक्ट ज्यादा होगा और माइनस क्यू दूर होने के कारण से इसका इफेक्ट कम होगा, ठीक है। सेम वैसे ही आप समझ सकते हैं कि आपकी संगति अगर पॉजिटिव लोगों के साथ है तो आप में पॉजिटिव वाला नेचर ज़्यादा होगा, अगर आप निगेटिव लोगों के साथ रहते होंगे तो आप निगेटिव माइंड के होंगे, ठीक है। तो ये संगत का इफेक्ट है, तो इसके पास में कौन है, प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू का इफेक्ट ज्यादा होगा। तो प्लस क्यू के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, प्लस क्यू के कारण से दूर भागता है, थोड़ा देर पहले आपको बताए हैं प्लस क्यू, और यह वेक्टर क्वांटिटी होता है, प्लस क्यू के कारण से दूर भागता है तो इधर भाग गया प्लस क्यू के कारण से, तो कितना हो गया, ये प्लस क्यू के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू दी ई प्लस क्यू लिख दिए, इसका मतलब हो गया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस क्यू के कारण से है, किधर गया, दूर भागा। माइनस क्यू के कारण से क्या होगा, इसके तरफ आएगा, तो माइनस क्यू के कारण से क्या होगा, इसके तरफ आएगा, ठीक है, इधर आएगा। ये हमारा माइनस क्यू के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भी आपको डाउट रह जाता हो, थोड़ा बहुत भी डाउट रह जाता हो, तो आप हमें व्हाट्सअप करके, हमें कॉल करके इस पे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन डाउट सारा क्लियर रखिएगा, ठीक। चलिए, अब बात आती है कि अब हमें ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी गया और एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी गया, लेकिन आपको पता है, अब ऐसा मत सोच लीजिएगा कि ये दोनों बराबर होगा, बिल्कुल बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा पास है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा दूर है तो ये इसका इफेक्ट कम होगा। जो ज़्यादा दूर, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ई का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। अभी अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये तरीका है। ये पॉइंट कहाँ है? तो डायपोल के अक्ष पे है। आपको याद होनी चाहिए कि पॉइंट कहाँ है, डायपोल के अक्ष पे है, डायपोल के एक्सियल लाइन पे है। पॉइंट ए इज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल, एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल है यह। तो आपको यहाँ पे निकालना है। आप प्लस क्यू के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो प्लस क्यू यहाँ है, तो देखिए यहाँ से इस पॉइंट तक हमको डिस्टेंस चाहिए। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिलेगा तभी तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो बताइए यहाँ से पूरा डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस ए है। तो इतना निकालने के लिए ये क्या हो जाएगा, आर में से इतना डिस्टेंस माइनस हो जाएगा, आर माइनस ए हो जाएगा। फिर से देखिए, समझिए बात को कि प्लस क्यू का डिस्टेंस ए पॉइंट से कितना है। तो हमको पता था कि मिड पॉइंट से ए का डिस्टेंस आर है, मिड पॉइंट से ए का डिस्टेंस आर है और मिड पॉइंट से प्लस क्यू का डिस्टेंस ए है। तो ये ए डिस्टेंस अगर आर में घटा देंगे तो हमें ये दूरी पता, पहले हमको ये दूरी पता था और हमसे पूछा गया है ये दूरी, तो ये दूरी पूरे दूरी में, आर दूरी में ए वाली दूरी को घटा दिए, तो हमको आर माइनस ए जो डिस्टेंस मिला वो इसके बीच का डिस्टेंस हो गया। उसी तरह से सोचिए कि प्लस क्यू का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ तक आर है और यहाँ से यहाँ तक ए है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से जो ये डिस्टेंस होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा, वो डिस्टेंस आर प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक का क्या था, आर था, ये बढ़ गया तो आर प्लस ए हो गया। तो माइनस क्यू का भी डिस्टेंस पता हो गया, प्लस क्यू का भी डिस्टेंस पता हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान से देखेंगे। अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो समझिए कि आपको चीज़ें आसान हो गई। ओके, आप आइए, और इसके बारे में थोड़ा सा लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे अगर नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूँ दो तीन लाइन। देखिए क्या लिख रहा हूँ, माना कि प्लस क्यू और माइनस क्यू दो आवेश एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना रहा है। क्या बना रहा है? इलेक्ट्रिक डायपोल बना रहा है, ठीक है। इसके अक्ष पर एक बिंदु P है जिसका दूरी डायपोल से r है, टू ए के दूरी से डायपोल अलग है। तो हमें ए बिंदु पर
ए बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है? हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो ये कुछ बातें हैं जो दिखा भी दिए हैं फिगर में, और आपका मन है तो आप लिख सकते हैं, नहीं मन है कोई बात नहीं है, आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। ना है कि अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्लस क्यू के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र बराबर E वेक्टर प्लस क्यू इक्वल टू के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय क्या, इस दोनों की प्लस क्यू का डिस्टेंस ए से कितना है, आर माइनस ए है, तो आर माइनस ए का स्क्वायर। फॉर्मूला याद होगा आपको कि ये क्यू डिवाइडेड बाय क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ डिस्टेंस क्या आर नहीं होकर के क्या डिस्टेंस है, आर माइनस ए है, तो आर माइनस ए का स्क्वायर हो गया के इंटू क्यू बाय आर माइनस ए का स्क्वायर हो गया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ई माइनस क्यू इक्वल टू, इसका भी वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, के इंटू चार्ज क्या है, साइन लेते नहीं है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्यू डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस ए हो जाएगा, तो आर प्लस ए का स्क्वायर हो गया। ये इक्वेशन 2 हो गया। तो ये बहुत आसान है, जब आप इस चीज़ों को इस तरह से करेंगे तो आपको इजी लगेगा। तो ये आपका निकल गया कि प्लस क्यू के कारण से और माइनस के कारण से, दोनों का डायरेक्शन आपको मैं दिखा चुका हूँ यहाँ, इसीलिए साइन यहाँ नहीं लिया गया है। अब देखिए, अब नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह देखिए इस दोनों में से कौन ज़्यादा होगा, जिसका डिनोमिनेटर, जिसका हर कम होगा वह ज़्यादा होगा। तो इसमें देखिए आर माइनस है, इसमें प्लस है, तो कम कौन है, ऊपर वाला है, प्लस क्यू वाला क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब होगा ई नेट जो है इधर जाएगा, ई नेट का वैल्यू किधर जाएगा, इधर पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर आप माइनस क्यू लिए होते यहाँ पे, प्लस क्यू के जगह माइनस क्यू लिए होते, अगर ये उल्टा साइन लिए होते, यहाँ पे हमारा प्लस क्यू के जगह माइनस क्यू होता, यहाँ प्लस क्यू होता, तो यही चीज़ क्या होता, ये ई नेट जो इधर जा रहा है वो इधर जाता, वैल्यू वही रहता। समझ रहे हैं बात को। इस डायपोल के कारण से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अभी इधर जा रहा है, अगर ये साइन उल्टा होता तो वैल्यू वही रहता, लेकिन डायरेक्शन इसका इधर आ गया होता। ठीक है, अभी ई नेट हमारा इधर जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये प्लस के ज़्यादा पास है तो प्लस का प्रभाव ज़्यादा है, अगर माइनस यहाँ पे ज़्यादा पास रहता तो माइनस का प्रभाव ज़्यादा होता और इसका इफेक्ट इधर आता। यही अंतर है दोनों में। ठीक है, तो आप ई नेट निकालिए। अब ई नेट जो है इस दोनों में आप क्लियर हो गया कि बड़ा कौन होगा, प्लस के कारण से ज़्यादा होगा क्योंकि ये ज़्यादा पास है, तो आप ई नेट निकालिएगा। ठीक है, अभी हमको वही चीज़ निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम निकाल रहे हैं बिंदु ए पर परिणामी मीन्स दैट रिजल्टेंट, या नेट लिख देते हैं, परिणामी का मतलब नेट ए बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इतना बराबर ई नेट लिख देते हैं, ई नेट, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये ई प्लस तरफ है, ये प्लस क्यू हो गया, और ये चूंकि निगेटिव के कारण है तो इधर होगा, तो ये माइनस हो गया, माइनस ई माइनस क्यू नेट, ये प्लस में ये माइनस में तो घट गया।
ये देखिए वेक्टर जब पढ़ाते हैं तो उसमें 180 वाला केस बताते हैं जिसमें निगेटिव हो जाता है। तो अभी ये दोनों 180 डिग्री बनाया है एंगल, तो ये E प्लस क्यू और ये E माइनस क्यू हो गया। यहाँ से जैसे ही E नेट आप निकालेंगे तो देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर दीजिए। जैसे आप पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ ऊपर से, प्लस क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से कुछ नहीं है, ई नेट को कैलकुलेट करेंगे, इसमें मैथमेटिक्स है, फिजिक्स अब खत्म। ठीक है, इस पे फिजिक्स अब कुछ नहीं लगेगा, अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा और हमको फिर जा करके ई नेट मिल जाएगा। बाद में हम डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट घुसा देंगे इसमें। ठीक है, तो ई नेट कैसे निकलेगा, ई नेट के लिए देखिए इधर आ जाते हैं अभी हम। ठीक है, ई नेट लिख रहे हैं यहाँ पे, ई नेट बराबर कितना हो गया, देखिए कॉमन आ जाएगा, कॉमन क्या आएगा, के क्यू कॉमन आ जाएगा, के क्यू कॉमन ले लिए, बचा कितना 1 बाय आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, यही बचा। ठीक, और आगे बढ़ाते हैं, ई नेट के क्यू एलसीएम क्या हो जाएगा, आर माइनस ए का स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक, तो जैसे ही इसे डिवाइड कीजिएगा तो आर प्लस ए का स्क्वायर बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होगा माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से अपने से कैलकुलेट करना है इस चीज़ को। ठीक है, फिर भी मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक, अभी देखिए इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर कितना, तो के क्यू कॉमन रहा, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए है, दोनों का स्क्वायर है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए पूरे पे स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर पूरे पे, तो इस पे भी स्क्वायर हो गया, इस पे भी हो गया, और ऊपर में इसको तोड़ दीजिए आप, इसको क्या लिखिएगा, आर प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, प्लस 2AR प्लस ये क्या हो जाएगा, आर माइनस का सिंबल है, माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, ई नेट का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, ई नेट का वैल्यू आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, जगह कम पड़ रहा है। चलिए देखिए अभी क्या है कि हमको इसको आगे बढ़ाना है, के क्यू इंटू नीचे वाले को देखिए आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर में देखिए ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस है ये माइनस था तो ये दोनों माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस होगा तो ये जुट जाएगा, तो कितना बचेगा, 4AR बचेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ आप कॉन्सेप्ट फिर आएगा, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ तक आया। इसके बाद एक बात आप समझना है, चूंकि ये यहाँ एक बात मैं क्लियर कर रहा हूँ कि ये आर जो है, हमने आपको पहले ही बोला था कि जो 2A डिस्टेंस होता है ना वो काफ़ी कम होता है, और 2A ऑलरेडी काफ़ी कम होता है, तो ए तो उससे भी कम होगा, और आर बड़ा होता है। तो इसलिए क्या होता है कि आप अगर एक बहुत बड़े नंबर में एक छोटे नंबर को जोड़ दीजिए या घटा दीजिए तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। एक समुद्र से एक बाल्टी पानी आप निकाल लीजिए या डाल दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कब, जब आप उसमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं, या तो आप जोड़ कर रहे होते हैं या घटाव कर रहे होते हैं, तो उस समय कोई अंतर नहीं पड़ता है।
ठीक है, एक बड़े नंबर में एक छोटे से नंबर को जोड़ने से ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पड़ता है अंतर। याद रखना है कि मल्टीप्लाई करने के वक्त और डिवीजन के वक्त मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अंतर पड़ता है, लेकिन जोड़ने घटाने में अंतर नहीं पड़ता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो क्या है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ चूंकि r माइनस ए हो रहा है तो ए ऑलरेडी छोटा है, तो छोटे नंबर घट रहा है, स्क्वायर में से छोटे नंबर घट रहा है। इसका मतलब r बहुत बड़ा था, ए बहुत छोटा है, छोटा नंबर घट रहा है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे ए को नेगलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन ऊपर वाले में 4 इंटू ए है, यहाँ पे ए को नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि यह जो ए है, यह ए जो है हमारा क्या है? मल्टीप्लिकेशन है आर के साथ। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम हटा नहीं सकते हैं, नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन और एडिशन और सब्सट्रैक्शन में उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात क्या हो गई? बात हो गई कि यहाँ पे आर जो है बहुत 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 बड़ा है ए से, ठीक है। इसीलिए क्या होगा कि हम ए को यहाँ पे नेगलेक्ट कर सकते हैं, ए को नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऊपर में नहीं कर पाएंगे नेगलेक्ट। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के साथ है। इस चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इधर, ठीक है। प्लस और माइनस के समय छोटा नंबर नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्रॉस या डिवीजन के समय नहीं कर सकते हैं, नहीं नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अभी आपको क्या है? ई नेट के क्यू इंटू 4ar²। तो आप ए को क्या कर सकते हैं? क्योंकि ए बहुत छोटा है, इसीलिए इसको ए को नेगलेक्ट कर सकते हैं। ए जैसे नेगलेक्ट हो गया, ए जो है हमारा लगभग 0 हो गया, समझिए। तो क्या हो जाएगा? ई नेट बराबर अब क्या होगा? ई नेट इक्वल टू होगा के क्यू इंटू 4ar डिवाइडेड पे आर पे पावर 4। तो ये आर कैंसिल एक, ठीक। जैसे ही ये कैंसिल हो गया तो ई नेट इक्वल टू क्या हो गया? के इंटू के क्यू इंटू 4a/r³ हो गया। इसी को देखिए ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसको ई नेट इक्वल टू, देखिए यहाँ हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2k 2 हो गया, 2 बाहर कर लिए तो यहाँ 2a बचा तो q इंटू क्या हो गया? 2a हो गया, 2a डिवाइडेड बाय क्या बचा? r³, ठीक। तो यहाँ से क्या चला आया? इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ई नेट बराबर क्या हो जाएगा मेरा? ई नेट इक्वल टू हो जाएगा 2k q इंटू 2a को क्या बोलते हैं? डायपोल मोमेंट बोलते हैं। तो यहाँ से आ गया 2k p/r³। ये हमारा ई नेट का वैल्यू आ गया। यही इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के चला आया, जहाँ क्या है? p इक्वल टू कितना है? q इंटू 2a वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ हमारा ई नेट इक्वल टू 2kp/r³। ये आपको अब याद रखना है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो ई नेट का वैल्यू कहाँ पे है? ये एक्सिस पे है,
डायपोल के एक्सिस पे है। ये कब है? ये एक्सिस पे है, ठीक है, एक्सिस ऑफ डायपोल, डायपोल के एक्सिस पे है। याद रखना है इस चीज को, कहाँ पे है? तो एक्सिस पे है। ये कब है? तो एक्सिस पे है। एक्सिस रहेगा तब होगा, ठीक है। ई नेट का वैल्यू 2kp/r³। इसका मतलब हो गया कि ई नेट का जो वैल्यू यहाँ निकल के आया है वो कितना निकल के आया? 2kp वेक्टर डिवाइडेड बाय r³, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखोगे, 2kp डिवाइडेड बाय r³, ठीक। तो ये फैक्टर देखिए, डायपोल इसमें क्या हो गया? डायपोल इंट्रोड्यूस हो गया इस ई नेट में। इलेक्ट्रिक जो नेट हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले उसमें क्या इंट्रोड्यूस हो गया? डायपोल मोमेंट इंट्रोड्यूस हो गया। तो इस फॉर्म में इसको लिखना था। देखिए मोमेंट, मैंने आपको क्या बताया था कि डायपोल मोमेंट जो पढ़े हैं, अब हर टर्म जो भी हम डेराइव करेंगे उसमें डायपोल मोमेंट होगा। जो भी टर्म डेराइव करेंगे उसमें P आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आएगा। उसी वेक्टर के टर्म में सारी फिजिकल क्वांटिटी को निकालना, चाहे हम क्या निकालें, चाहे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, चाहे हम पोटेंशियल निकालें, चाहे हम वर्क निकालें, चाहे हम टॉर्क निकालें, कुछ भी निकालेंगे किसके टर्म में निकालेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के टर्म में, यानी P के टर्म में निकालेंगे। तो ये हमारा P के टर्म में निकल गया 2kp/r³। यही हमारा अभी उद्देश्य था निकालने का। इतने देर से जो हम प्रयास कर रहे थे वो निकालना हमको, यही इलेक्ट्रिक फील्ड था। ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आया वह 2kp/r³। अब अगले क्लास में, अब ये जो एक्सिस पे लाइन लिए थे, अब इस लाइन को हम डायपोल जो मिड पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर पे, उसको निरक्ष बोलते हैं, उस पॉइंट पे कोई डिस्टेंस, कोई पॉइंट लेकर के निकालेंगे और फिर रिलेशन देखेंगे। आपको याद रखना है कि ये ई नेट एक्सिस पे कितना आया है, और जब इसके मिड पॉइंट से निरक्ष पे, इसे परपेंडिकुलर लाइन पे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेंगे तब पॉइंट कितना आएगा, उस दोनों में एक रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये जब परपेंडिकुलर लाइन हो जाता है तो इससे जस्ट आधा हो जाएगा रिजल्ट, ठीक है। ई नेट हमारा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा तो इसका मतलब है कि निरक्ष पे ई नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका आधा होने का मतलब है kp/r³ हो जाएगा। ये आप देखिएगा जब हम अगले क्लास में फिर कहाँ मिड पॉइंट पे निरक्ष पे निकालेंगे, ठीक है। वह मिड पॉइंट पे फिर हम तीसरा केस लेकर के पढ़ेंगे कि अगर ना वह कोई पॉइंट ना अक्ष पे हो ना निरक्ष पे हो और किसी अन्य पॉइंट पे हो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसका फॉर्म क्या होगा, ठीक है। यानी एनी पॉइंट पे जब निकालेंगे। अभी पहला दो केस में एक पढ़ते हैं एक्सीय अक्ष पे और दूसरा निरक्ष पे, ठीक है, और तीसरा होता है किसी अन्य पॉइंट पे। तो यही सब है टर्म जो कि हमको पढ़ते जाना है। आपको आसान लगेगा तब जब ये इसे आप अपने से भी कीजिएगा। इसे केवल मेरा जो लेक्चर है इसको सुनिए मत, ठीक है, अपने से भी करने का प्रैक्टिस करना है। ये सब कैलकुलेशन है, जब तक आप अपने से नहीं कीजिएगा तो आपका आत्मविश्वास नहीं जगेगा, ठीक है। सो ऑलवेज आई एम सेइंग अबाउट दिस कि आप जो है बार बार रिवीजन करो, पीछे की चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करते रहो, और जो भी टर्म्स आता, नया टर्म्स आता है उसको बार बार देखिए, ठीक है। करने से ही होता है, ठीक है। जब तक आप करोगे नहीं अपने से तो नहीं होगा। अभी हमने आपको लेक्चर, आप अभी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे तो आपको इजी लग रहा होगा, यही चीज़ पढ़ना था, ये तो काफ़ी आसान था। बट ये इजी नहीं लगेगा जब आप एग्जाम हॉल में होंगे, उस समय आपको सब कुछ हार्ड ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि माइंड पे काफ़ी प्रेशर होता है एग्जाम के टाइम में, उसका अलग से एडिशनल प्रेशर होता है। इसीलिए वो तब आसान होगा जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो हमने आज क्या निकाला? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल
में वो पहला केस है। फिर अगले क्लास में हम दूसरा केस लेकर के आएंगे। इस क्लास में विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाले हैं। अगले क्लास में अक्ष के जगह निरक्ष पे निकालेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालेंगे। जो लाइन अभी अलोंग द एक्सिस है, अब यही लाइन परपेंडिकुलर जाएगा अगले क्लास में, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर वेट कीजिए अगले क्लास का, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना सीखेंगे, लेकिन वह निरक्ष पे होगा, ठीक है। और प्रोसेस हमारा यही रहेगा, यही सब प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो फिर हमको आसान सा लगेगा। चलिए, तो और आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।